गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, आज हम पढ़ेंगे हज़ारों साल लंबी रात। ठीक है, यानी आज हम एक अपना अफ़साना पढ़ने जा रहे हैं। ये आपका चैप्टर नंबर 3 है। ठीक है, नई आवाज़ आपकी किताब का नाम है 11th क्लास का। तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि भाई ये हज़ारों साल लंबी रात क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसे ये जानेंगे कि अफ़साना है, अफ़साना किसे कहा जाता है, और ये रतन सिंह ने लिखा है, तो उनके बारे में भी हम इन्हें पढ़ेंगे। उसके बाद अपना चैप्टर पढ़ के और क्वेश्चन आंसर्स देख के वीडियो को फिनिश करेंगे। इससे पहले कि आपके 2 चैप्टर हैं, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के ऊपर एक चैप्टर था और एक चैप्टर था मस्जिद का कैदी। ये दोनों हमने पढ़ लिया है। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप लोग जाके देख सकते हैं। ठीक है, प्लेलिस्ट मैं आपको डिस्क्रिप्शन में ही दे दूँगी, तो आप वहाँ से देख लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। अफ़साना। अफ़साना उर्दू अदब की एक मशहूर सिन्फ़ है। तेज़ी से बदलते हुए ज़माने का साथ देने और दिमागी तौर पर मसरूफ़ रहने वालों के लिए मुख्तसर अफ़साना नावल और दास्तान से ज़्यादा कशिश रखता है। ठीक है, सबसे पहले दास्तान लिखी जाती थी, बहुत तवील होती थी। उसे छोटा किया गया तो नावल बन गए, उसे छोटा किया गया तो अफ़साना बन गया। ठीक है, कुछ लोग क्या थे, पहले जब एंटरटेनमेंट का कोई ज़रिया नहीं था, मोबाइल टीवी नहीं थी, तो वो यही किस्से कहानियाँ पढ़ते थे, है ना। तो लेकिन जब टाइम कम होने लगा तो दास्तान को छोटा करके नावल, फिर नावल को छोटा करके अफ़साना कर दिया गया। और आज क्या है, अफ़साने ही ज़्यादा लिखे जाते हैं। ठीक है, लिखते हैं, कशिश रखते हैं, यानी ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं। लिखते हैं, मुख्तलिफ नक्कादों ने अफ़साने की मुख्तलिफ तारीफ़ें बयान की, यानी अलग अलग नक्कादों ने, ठीक है, अलग अलग तारीफ़ें बयान की हैं। एक नक्काद ने कहा है कि अफ़साना ऐसी नसरी कहानी है जो एक ही नशिस्त में पढ़ी जा सके, यानी एक ही बैठक में आप बैठें, 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा, और एक ही बार में आप अपनी कहानी को पूरा पढ़ लें। एक और नक्काद का कहना है कि अफसाने में बुनियादी चीज़ वहदत तासुर है, यानी एक ही टॉपिक होगा। ठीक है, एक ही बात पे पूरी बात ख़त्म कर दी जाएगी। लिखते हैं, वक्त के साथ साथ अफसाने के फ़न में भी तब्दीलियाँ आई हैं। ठीक है, ये कुछ आपको डेफिनेशंस बता दी गई थी। आगे चलते हैं। एक अच्छा अफसाना इख्तिसार के साथ ज़िंदगी के किसी गोशे को कारी के सामने पेश करता है। गोशा मतलब कोना, ज़िंदगी का कोई एक अहम इम्पॉर्टेंट कोना, उसे दिखाता है कि कोई वाक़या हमारे साथ हुआ जिससे लोग सबक ले सके। इख्तिसार मतलब छोटा होगा। ठीक है, देखिए, मुख्तसर मतलब भी छोटा होता है। मुख्तसर होने की वजह से अफसाने में झोल होने के इम्कानात भी कम हो जाते हैं, यानी इधर की बात उधर, है ना, आधी बात बोल दी आधी नहीं बोली, तो ये सब चीज़ें भी नहीं हो पाती हैं। अफ़साना निगार मुशाहिदा और इंसानी नफ्सियात का मुताला गहरा होना चाहिए, यानी जो अफ़साना निगार है उसको इंसान क्या चाहता है, उसका नफ्सियात क्या कहता है, ये सारी चीज़ों से पता होनी चाहिए। ठीक है, किरदार ऐसे हों जो हमारी ज़िंदगी और हमारे तजुर्बे से मुताबिकत रखते हों, यानी जैसे हम है ना, हमारे ही जैसे किरदार होने चाहिए। ठीक, जैसे अगर अभी आपको मारा जाए तो आप रोएंगे, तो हमारा किरदार भी ऐसा ही हो कि अगर उसे मारा जाए तो वो रोए। अगर अभी आप टॉप करेंगे तो आप बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा खुश हो जाएंगे, तो हमारा किरदार भी ऐसा ही हो कि अगर वो पढ़ाई में टॉप कर रहा है तो वो खुश हो, ये नहीं कि वो पढ़ाई में टॉप कर रहा है और रो रहा है बैठा हुआ। ठीक है, लिखते हैं, उर्दू अफसाने। उर्दू के अफसाने निगारों में प्रेमचंद, अली अब्बास हुसैनी, सादत सन मंटो, असमत चुगताई, राजेंद्र सिंह बेदी, कृष्ण चंद, ठीक है, इसके बाद गुलाम अब्बास, कुर्रतुलैन हैदर, इंतज़ार हुसैन बहुत अहम है। ठीक है, इनके बाद नए अफसाना निगारों की एक बड़ी तादाद भी सामने आ चुकी है। ये पुराने हैं आपके, ये आपके सारे 1900 के हैं। ठीक है, 1900 से 2000 तक। ठीक है, इसके बाद भी बहुत सारे आपके नए अफसाना निगार भी आए हैं। ठीक है, अब देखिए, यहाँ पे आपके रतन सिंह साहब हैं। ये 1927 में पैदा हुए थे। लिखते हैं, रतन सिंह कस्बा दाऊद ज़िला सियालकोट में पैदा हुए थे। ठीक है, एक मुकामी स्कूल में मैट्रिक तक तालीम पाई। तक़सीम हिंद के बाद हिंदुस्तान मुंतकिल हो गए। अब तक़सीम वतन हुआ, यानी हिंदुस्तान पाकिस्तान बटा, यानी 1947 में, तो वो अपने हिंदुस्तान आ गए। लिखते हैं, 1962 में ऑल इंडिया रेडियो से वाबस्ता हो गए। अपनी मुलाजमत के दौरान उन्होंने जालंधर, भोपाल, लखनऊ, जबलपुर और श्रीनगर जैसे शहरों में क़याम किया। भाई अलग अलग जगह रहना पड़ा उन्हें।
ठीक है, जो आपके ट्रांसफ़र्स होते हैं उसके तहत। देखते हैं स्कूल के ज़माने ही से उर्दू फ़िक्शन की तरफ राग़िब हो गए थे, यानी लिखने लगे थे। ये रग़बत बहुत जल्द अफ़साना निगारी में मुंतक़िल हो गई, है ना। थोड़ा बहुत लिखते थे, फिर वो अफ़साने लिखने लगे। पहली आवाज़, पिंजरे का आदमी, काठ का घोड़ा और पनाहगाह उनके अफ़सानों के मजमूए हैं। ठीक है, उनके 2 नॉवलेट भी हैं। ठीक है, एक का क्या नाम है दरबदरी और दूसरे का क्या नाम है उल्टन खुल्टा। ठीक है, आगे लिखते हैं। एक तवील सवानही नज़मी भी लिखी है उन्होंने। क्या लिखा है? हट बेती। उर्दू और पंजाबी में शाया भी हो चुकी है। रतन सिंह ने बड़ी तादाद में आपकी छोटी छोटी मिनी कहानियाँ भी लिखी हैं। ठीक है, और कई पंजाबी कहानियों का उर्दू में तर्जुमा भी किया है। आगे चलते हैं तो देखिए लिखते हैं। रतन सिंह का शुमार तरक्की पसंद अफसाना निगारों में होता है। उनके अफसाने मुख्तसर, सादा और मौसर होते हैं, है ना। यानी उन्होंने छोटे छोटे अफसाने लिखे, सादा ज़बान में लिखे, लेकिन ऐसे लिखे जो आपके ऊपर असर छोड़ के जाते हैं। उनके अफसानों में पंजाब की ज़िंदगी और वहाँ की तहज़ीब का अक्स नुमाया तौर पर नज़र आता है। ठीक है, लिखते हैं। रतन सिंह की अदबी खिदमात के एतराफ़ में उन्हें कई रियासी आपकी रियासत और कौमी सतह के इनामात और एजाज़ात से नवाजा गया है। यानी बहुत सारे उन्होंने इनाम और एजाज़ हासिल किए हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम पढ़ेंगे किसको? हज़ारों साल लंबी रात को। यहाँ पे कुछ आपके मुश्किल अल्फाज है, आप लोग देख लीजिएगा, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है, और इन्हें याद भी किया कीजिए साथ के साथ। ठीक है, ताकि फ्यूचर में अगर आप कभी उर्दू पढ़ें तो उर्दू आपके लिए आसान हो। ठीक है, आगे देखते हैं। ये हमारा सबक का खुलासा है। पूरा अफसाना मैं आपको नहीं पढ़ा सकती क्योंकि हमारे पास वक्त की कमी है। इंशाल्लाह जब मौका रहेगा तो आपको पढ़ा भी दिया जाएगा। ठीक है, फ़िलहाल हम पहले सिलेबस को कंप्लीट कर लेते हैं। लिखते हैं। रेलवे स्टेशन की तरफ जाने वाले बाज़ार की एक दुकान के बरामदे में कुछ लोग आकर लेट गए थे। थोड़ी देर बाद उनमें से एक बूढ़े आदमी ने राजा की बात शुरू की। बूढ़ा आदमी फजूल बातें कर रहा था, फिर भी लोग उसकी बातों को गौर से सुनकर हुनकारी भर रहे थे। यानी मतलब सुन रहे थे और लंबी लंबी सांसें ले रहे थे। वो बहक जाता तो एक बात को अधूरा छोड़कर दूसरी बात शुरू कर देता। बूढ़े की बातें सुनकर लोगों की लंबी रात धीरे धीरे सरक रही थी। यानी जो रात है वो क्या हो रही थी? धीरे धीरे गुजर रही थी। देखिए, दिन तमाम कामों में और बहुत सारे लोग बैठे होते हैं, एनिमल्स होते हैं, फूल पत्ती होती है, उनमें गुजर जाता है, रोशनी होती है। लेकिन रात को गुजारना बहुत मुश्किल होता है अगर आपको नींद नहीं आ रही है, अगर आपको किसी तरह की कोई टेंशन है या आपको कोई बीमारी है। ठीक है, तो यहाँ पे भी कुछ मसला रहा होगा, इसलिए लोगों को रात गुजारना दुश्वार है। तो उसकी बूढ़े की बातें सुन रहे हैं जो ऑल फोल बक रहा है। ठीक है, कभी कुछ दिमाग भटकता है तो कोई बात आधी छोड़ देता है। ठीक है, लेकिन फिर भी लोग उसकी बातें सुन रहे हैं। लिखते हैं। लोग उसकी बातों में दिलचस्पी लेते हुए पूछ रहे हैं, हाँ हाँ फिर क्या हुआ बाबा? ठीक है, यानी इंटरेस्ट भी लोग दिखा रहे हैं। अब देखिए, आदमी की बात करते हैं। ये आपको एक तरह से मंजर बता दिया गया है। अब लिखते हैं। बूढ़े आदमी ने एक बादशाह की कहानी सुनाई शुरू की। ठीक है, क्या सुनानी शुरू की? लिखते हैं। एक बादशाह की 7 रानियां थीं। बादशाह ने सातों के लिए अलग अलग महल बनवाए। एक लकड़ी का, दूसरा ईंटों का, तीसरा संगमरमर का, चौथा तांबे का, पांचवा चांदी का, छठा सोने का और सातवां हीरे जवाहरात का। लेकिन बादशाह के कोई औलाद न थी। बादशाह को किसी ने राय दी कि जंगल में एक पेड़ है, इस पेड़ पर 7 फल लगे हुए हैं। अगर बादशाह उस पेड़ पर लगे हुए सातों फलों को तोड़कर अपनी रानियों को खिला दे तो सबके औलाद हो जाएगी। लेकिन इस पेड़ तक पहुंचना इतना आसान नहीं है। इस पेड़ तक पहुंचने में 7 दरिया और 7 देव पड़ते हैं। यानी अगर आपको इस पेड़ तक पहुंचना है तो आपको 7 दरिये पार करना पड़ेंगे और 7 देवों को भी हराना पड़ेगा या उन्हें जीतना पड़ेगा, जैसे भी है। पेड़ के चारों तरफ सांप सांप पहरा भी दे रहे हैं। ठीक है, बादशाह धुन का पक्का था। वो अपना लाओ लश्कर लेकर चल पड़ा। इतने में बूढ़े को खांसी उठी। जब उसने सांस दुरुस्त की हुई तो उसने पहली कहानी को अधूरा छोड़ दिया और दूसरी बात शुरू कर दी। यानी ये बात बस यहीं ख़त्म हो गई। इससे आगे क्या हुआ ना हम जानते हैं ना आप जानते हैं। ठीक है, अब बूढ़ा दूसरी बात शुरू कर देता है और यही इसका इंटरेस्ट है। ठीक है, वो ऐसा क्यों कर रहा है और सब फिर भी सुन रहे हैं, ऐसा क्या है? चलिए देखते हैं आगे।
बूढ़े आदमी ने कहा कि बड़ी पुरानी बात है, एक एक मिनट, हाँ, बड़ी पुरानी बात है, एक कारीगर ने एक ऐसा डंडा बनाया जिसके अंदर एक आदमी बैठ सकता था। वो डंडा आदमियों की तरह बोलता, चलता, खाता पीता था। सब ने गौर से उसकी बात सुनी। अचानक सड़क पर रिक्शों और टांगों का शोर सुनाई दिया। ठीक है, अब सब उसकी बातें सुन रहे थे, लेकिन अब उतने में ही अचानक से सड़क पर रिक्शों और टांगों का शोर आया। ऐसा लगा कि शायद स्टेशन पर कोई गाड़ी आकर रुकी थी। ठीक है, बूढ़ा अचानक चुप हो गया और फिर उसने एक मछली की बात शुरू करी कि एक मछली इतनी बड़ी थी कि उसकी पीठ पर एक शहर बसा हुआ था। इस शहर में बेशुमार खेती और मकानात थे। समुंदर में जिस तरफ ये मछली जाती, सारा शहर उसी तरफ चला जाता। ठीक है, यानी समुंदर में मछली थी, मछली की पीठ पे पूरा शहर बसा हुआ था, और मछली जब अपने आप में स्विमिंग करती होगी, जहाँ जाएगी शहर भी वहीं चला जाता था। सभी लोग ने हंकारी भरकर उसकी बात को दुरुस्त माना, यानी सबने उसकी बात मान ली। इसके बाद बूढ़े ने दूसरी बात शुरू कर दी। उसकी एक बात ख़त्म नहीं होती थी, दूसरी बात वो शुरू कर देता था। राइट, लिखते हैं, एक मर्तबा किसी बादशाह ने आधी दुनिया फ़तेह करने की खुशी में बहुत बड़ी दावत ऑर्गेनाइज़ की। ठीक है, उसने आधी दुनिया फ़तेह कर ली थी, जिसके लिए उसने क्या करी, दावत बनाई। इस दावत में शहर के तमाम मकानों में खाना बनाकर रखा गया। पहले बादशाह ने, फिर रिश्तेदारों ने, उसके बाद अमीरों ने और वज़ीरों ने, फिर हज़ारों फ़ौजियों ने और चुने हुए शहरियों ने खाना खाया। यानी अब उसने आधी दुनिया जीत ली थी, इसलिए उसने बहुत बड़ी आम दावत रखी थी, जिसमें भाई जैसे जैसे औहदे उस हिसाब से खाना खाया गया। पहले बादशाहों ने खाया, फिर उनके रिश्तेदारों ने खाया, फिर जो अमीर और उनके वज़ीर वगैरह थे उन्होंने खाया, फिर फ़ौजियों ने खाया, और फिर कुछ बड़े बड़े जो शहरी थे उन्होंने खाया। और इतने लोगों के खाना खाते खाते रात हो गई। सबसे आखिर में लाखों गरीबों और फ़कीरों ने खाना खाया। ठीक है, तो यानी उसने बताया कि पूरे शहर ने खाना खाया। बस उसने ये कहा था, क्या हुआ, बूढ़े आदमी की ये बात सुनकर बरामदे में लेटे हुए सभी आदमी खड़े होकर कहने लगे, बिल्कुल झूठ, बिल्कुल झूठ। इनमें से एक आदमी बोला, तुम्हें झूठी बातें करते शर्म नहीं आती? देखिए, ऊपर इतनी झूठी बातें हो चुकी हैं, किसी ने कुछ नहीं कहा, सारी बातों को सच मान लिया गया। लेकिन जहाँ ये खाना खाने की बात आई है, सब ने उसको कह दिया कि तुम झूठ बोल रहे हो, ये झूठी बात है। ऐसा क्यों कहा गया, चलिए देखते हैं। अगर हमने पेट भर खाना खाया होता तो तुम्हारी कौन सुनता? यानी बेचारे सब भूखे हैं, भूख के मारे उन्हें नींद नहीं आ रही है, और जब उन्हें नींद नहीं आ रही है तो उनका वक्त नहीं कट रहा है, और वक्त गुजारी के लिए वो लोग उस बुढ़े की बातें सुन रहे हैं। ठीक है, लिखते हैं, हम तो चैन की नींद सोए होते। ठीक है, बूढ़े ने कहा, नाराज़ होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं भी तुम्हारी तरह भूखा हूँ। अगर मैंने भी पेट भर कर खाना खाया होता तो मैं ये बातें करने के लिए क्यों जागता, मैं भी आराम से सो गया होता। गर्ज़ ये कि वहाँ पे सब लोग बेचारे भूखे हैं, और भूख की वजह से उन्हें नींद नहीं आ रही है। ठीक है, और वो वक्त गुजारी के लिए क्या कर रहे हैं, कहानियाँ सुन रहे हैं। ठीक है, दिन में तो इंसान भूखा होता है, लेकिन अगर अपने काम में मसरूफ़ है तो उसे भूख प्यास का इतना ज़्यादा ख्याल नहीं आता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ आपको अगला सवाल लिखा है कि बूढ़े ने अपने साथियों को कौन कौन से किस्से सुनाए। तो आप लिख सकते हैं, बादशाह का सुनाया है ना, डंडे का सुनाया, मछली का सुनाया। ठीक है, आगे देखिए, लिखते हैं, कहानी सुनाते सुनाते बूढ़ा क्यों रुक गया? क्यों रुक गया था? क्योंकि अचानक पे स्टेशन पे क्या हो गया था, ट्रेन आई थी, शोर मच गया था एकदम ही से। अगला सवाल देखिए, लिखा है, बादशाह ने एक बहुत बड़ी दावत क्यों की थी? क्योंकि उसने आधी दुनिया फतेह कर ली थी। अगला सवाल देखिए, लिखा है, बूढ़े के सारे साथी उसे झूठा क्यों साबित कर रहे थे? तो इसलिए साबित कर रहे थे कि अगर दावत में खाना होता, अगर बादशाह इतना अच्छा होता तो हम सब ने भी खाया होता खाना। ठीक है, अगला देखिए सवाल लिखा है, अपने साथियों के एहतिजाज पर बूढ़े ने क्या जवाब दिया? तो बूढ़े ने भी यही जवाब दिया कि खाली तुम ही भूखे नहीं हो, हम भी भूखे हैं। अगर हमने खाना खा लिया होता तो हम भी सो गए होते। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ आपका ग्रामर का वर्क है, वो आप लोग कर लीजिएगा। ठीक है, जनरली ये आता नहीं है, लेकिन आप लोग कहते हैं कि मैम बता दीजिए, तो मैंने आपको बता दिया है। हाँ, ये मुहावरे आपसे पूछ लिए जाते हैं। मुहावरों में सबसे पहले आपको क्या होता है कि इनके मीनिंग पता होना चाहिए, तभी आप इन्हें जुमलों में इस्तेमाल कर पाएंगे। ठीक है, तो ये होती है आपकी वीडियो फिनिश।
यहाँ पे कुछ आपको मुतज़ाद अल्फाज भी दिए गए हैं, जैसे बाकायदा का क्या हो जाएगा बेकायदा, शुरू का क्या हो जाएगा ख़त्म या आखिर, झूठ का सच, फ़तेह का शिकस्त, है ना, गरीब का अमीर, गलत का सही। ठीक है, तो ये आपके लफ्ज़ वो सॉरी उल्टे लफ्ज़ हैं मुतज़ाद अल्फाज, तो आप इसे कर सकते हैं। सब आपके वन वर्ड में टिक मार्क में आपसे पूछ लिए जाएंगे, तो आपको आना चाहिए। चलिए, तो उम्मीद करती हूँ ये सारी चीज़ें आपको क्लियर होंगी। अगर आपको इसमें कुछ इम्प्रूवमेंट चाहिए या कोई डाउट रहता है तो आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। मुझे अच्छा लगेगा अगर आप लोग कुछ मतलब सजेशन देते हैं तो। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं। जाते जाते आप लोग से यही रिक्वेस्ट है कि भाई अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक करा करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करा करें। ठीक है, चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग।